भारतीय संविधान की अगली कड़ी में हम आज अनुच्छेद 19 से आगे देखेंगे। यानी अनुच्छेद 19 18 तक हमने इसके पिछले लेक्चर्स में देख लिया है। इसका लेक्चर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। भारतीय संविधान की बारीकियां मैंने आपको बता दी है पहले ही, वीडियो जरूर देखिए। इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी जानकारी ये दे देता हूँ कि इसके जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको, और हमारा टेलीग्राम चैनल उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अनुच्छेद 19 से। अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों की बात। अनुच्छेद 19 में हमारे मूल संविधान में कुल 7 अनुच्छेद थे, ठीक, लेकिन इसमें एक अनुच्छेद 19 में जो एक का अनुच्छेद है वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोप हो गया है। यहां देखिए अनुच्छेद 19 में एक, ठीक, इस अनुच्छेद 19 के पहले खंड में टोटल 7 अनुच्छेद थे। कितने? 7। यानी कितने मूल अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। 7वां मूल अधिकार जो है, जो कि संपत्ति का अधिकार है, वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। पिछले लेक्चर्स में भी इसके बारे में मैंने जानकारी दी। अनुच्छेद 19 एक का, जो इसे हम क ख या अंग्रेजी में ABCD में बांट सकते हैं। जो पहला है क, वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक। तो पहले मैं सब बता दूं आपको। क जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। ख जो है यानी जो B है वो शांति पूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता की बात करता है। जो तीसरा है यानी ग है वो संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता की बात करता है। जो घ है वो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी अबाध संचरण की स्वतंत्रता की बात करता है। जो अंग है वो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में बस जाने या निवास से संबंधित है। जबकि जो वर्तमान में 6 है, क्योंकि च जो है वो तो समाप्त कर दिया गया है। एक, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, क ख ग घ अंग और च और छ, ये जो है इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अंग्रेजी में आप ABCDEFG कह सकते हैं, तो F को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन संपत्ति का, इसको अब अनुच्छेद 300 क के तहत मूल अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसकी चर्चा जो अभी मैंने बोला, इसी की मैं डिटेल में थोड़ी चर्चा कर देता हूं। देखिए, जो सबसे पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा दायरा लेकर आता है। इसके अंतर्गत, ठीक है, एक बात और याद रखिए कि जो अनुच्छेद 19 है वो केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। नागरिक मतलब भारत के नागरिकों को। तो इसका जो दायरा है अनुच्छेद 19 का, उसको काफी विस्तृत कर दिया गया है। समय दर समय उच्चतम और उच्च न्यायालयों के निर्णयों ने इसके दायरे को और विस्तृत किया है। अनुच्छेद 19 एक में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या सम्मिलित है उसे मैं बता रहा हूं। जैसे पहला है प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, यानी प्रेस आप समझ रहे हैं, तो प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, ये भी अधिकार मिला हुआ है। फिर विज्ञापन की स्वतंत्रता है। इसके अलावा राइट टू नो, जानने का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 19 एक के तहत जो है मूल अधिकार है। मतदाता को सूचना का अधिकार, ये भी हमारा मूल अधिकार है। मतलब जो चुनाव लड़ रहा है उसके जो आपराधिक रिकॉर्ड हैं, ये सब जानने का अधिकार है हर एक मतदाता को जो कि मतदान करेगा। इसके बाद से चुप रहने का अधिकार। चुप रहने का अधिकार संबंधित मैं बता दूं, ये राष्ट्रगान का मामला है। इमैनुअल बनाम भारत संघ, ये केरल राज्य का ये मामला आया था। इमैनुअल कांड बनाम केरल राज्य 1986 का मामला, जिसमें इमैनुअल नामक जो बालक है
वो राष्ट्रगान के दौरान चुप रहता है। तो यही मामला कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि चुप रहने का अधिकार भी, राष्ट्रगान के समय चुप रहने का अधिकार भी एक मूल अधिकार है। इसी तरीके से मेनका गांधी का मामला जो 1978 का था, इसमें विदेश जाने का अधिकार भी मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया। फिर किसी भी आंखों देखी घटना का लाइव प्रसारण करने का अधिकार भी मूल अधिकार है। इसी तरीके से प्रदर्शन करना और धरना करना तब तक जब तक वो शांतिपूर्ण रहे, ये भी मूल अधिकार है। इसके अलावा हड़ताल और बंद करने का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है अनुच्छेद 19(1) के तहत, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये सब अनुच्छेद 19(1) के तहत मूल अधिकार है। लेकिन क्या ये मूल अधिकार जो है, इन पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती? तो बिल्कुल इन पर रोक लगाई जा सकती है, इसको ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 19 का जो 2 है, ठीक, 19(2), हर एक पर रोक लगाई जा सकती है। ये देख लीजिए, देख रहे हैं, हर एक पर। यानी अनुच्छेद जो 19(1) का क है, उसका भी रोक है, यानी निर्बंधन उस पर भी लग सकता है 19(2) के तहत। ये 19(2) क्या है कि राज्य जो है वो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त निर्बंधन, ठीक है, युक्ति युक्त, ये जो मैं बोलता हूं युक्ति युक्त, अंग्रेजी में हम कहें तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, यानी जो जायज रेस्ट्रिक्शंस हो, तो इस प्रकार के निर्बंधन जो है वो लगा सकता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यानी राज्य जो है वो क्या कर सकता है कि एक युक्त युक्त निर्बंधन लगा सकता है, ठीक। अब ये राज्य किन किन मामलों में लगा सकता है? किसी व्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी जो है, उसको एक्सप्रेस करने की कैसे छीनी जा सकती है, इस पर भी अनुच्छेद 19(2) जो है ये प्रकाश डालता है। ये कहता है कि अगर भारत की एकता और अखंडता प्रभावित हो रही हो तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। यह कहता है कि राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, इसके अलावा लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार के हित में, इसके अलावा न्यायालय के अवमानना या मानहानि वगैरह के केस में ये राज्य जो है अनुच्छेद 19(1) के क को निर्बंधित कर सकती है। क्लियर है? अनुच्छेद 19(ख), जिसको आपने देखा शुरू में ही कि शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता है, लेकिन अनुच्छेद 19 का 3 जो है इसके भी रोक की इजाजत देता है। कहता है कि अगर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हित में कोई कानून बनाना पड़े तो ये अनुच्छेद 19 का 1 का जो ख है, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के एकत्र होने की जो मूल अधिकार की स्वतंत्रता है, उसको रोका जा सकता है। देखिए, इसका PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसलिए जो है मैं लेक्चर को समझाने पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, ताकि आपकी जो समझ है वो प्री और मेंस दोनों के लिहाज से बेहतर हो सके, क्योंकि मुख्य परीक्षा में लिखना है। जब तक ये चीज़ें आप सुन के दिमाग में बैठाएंगे नहीं, कैसे लिख पाएंगे। तो अनुच्छेद 19 का 1 का क का अपवाद 19(2) है, ये मैंने बताया। 1 के ख यानी B का अपवाद 19(3) है। इसी तरीके से 1 का जो ग है, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, उसका भी अपवाद है, उसे भी रोका जा सकता है। बस यही केस अगर भारत की प्रभुता और अखंडता प्रभावित हो रही हो या सदाचार वगैरह के हित में, ये रोका जा सकता है। घ है कि भारत के राज्य में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अबाध संचरण माने कहीं भी आने जाने की, बिना बाधा के कहीं आने जाने की स्वतंत्रता। तो इस पर भी निर्बंधन लगाया जा सकता है 2 कंडीशन में, एक साधारण जनता के हित में और एक दूसरा जो है किसी अनुसूचित जनजाति के, यानी जो शेड्यूल ट्राइब है, उनके हितों के संरक्षण के लिए। मतलब आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो अगर कोई अनुसूचित क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए कि
कोई आदिवासी क्षेत्र अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार के बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर वहाँ की स्थानीय जनजातियाँ ही रहती हैं और वो नहीं चाहती कि बाहर आए, बाहरी लोग आए। कई जगह तो ऐसा है अंडमान में कि वो बाहरी मनुष्यों को मार तक डालते हैं। जैसे फिल्मों में आपने पुराने देखा होगा कि आदिवासी जो है मार कर उल्टा टांग देते हैं, इस तरह के केसेस अभी भी हैं। तो ऐसे क्षेत्र प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं, यानी बाहर के मनुष्य वहाँ नहीं आ सकते। इसी तरीके से ये जो पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं वहाँ भी जमीन वगैरह खरीदने पर रोक है बाहरी लोगों की। अब अनुच्छेद 19(1) का जो अंग है, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या फिर बस जाने की स्वतंत्रता, इसको भी इन्हीं कंडीशन के तहत रोका जा सकता है, एक साधारण जनता के हित में और एक अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण में। इसके बाद अनुच्छेद 19(1) का जो 6 है, यानी जो छठा पॉइंट है, वो कहता है कि व्यक्ति को कोई भी पेशा अपनाने या कारोबार करने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन ये भी मनचाहा नहीं है, इस पर भी निर्बंधन लगाया जा सकता है राज्य हित को देखते हुए। यहाँ मैं एक बात बता दूं कि एक मामला आया, मामले के तहत निर्णय दिया गया कि फुटपाथ पर व्यापार करना भी अनुच्छेद 19(1)(6) के तहत मूल अधिकार है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। मैंने अनुच्छेद 19 को बेहतर तरीके से डिफाइन किया। क्विकली मैं बता दूं, अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 19 में 1 से लेकर 6 पॉइंट है, 19(1), 19(2), 19(3) ऐसे करके। 19(1) को छोड़ दिया जाए तो जितने भी है 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6), ये सभी जो है 19(1) में जो पॉइंट है उनके अपवाद है, यानी मूल अधिकार पर को राज्य रोक नहीं सकती, लेकिन संविधान में ये भी कहा गया है कि राज्य जो है युक्त रीजनेबल जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो अनुच्छेद वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) में 6 मूल अधिकार है, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। ये सब मैंने आपको बताया और एक एक पॉइंट मैंने बता दिया। अब नोट्स की बारी आई तो या तो आप, मैंने बोला, नोट्स बना सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। अब हम आते हैं अनुच्छेद 19(20), ये अनुच्छेद 20 पे। अनुच्छेद 20 जो है वो प्रोटेक्ट करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्वेंशन, यानी अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में 3 पॉइंट हैं, ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन न किया हो। समझ रहे हैं? मतलब अगर व्यक्ति कोई ऐसा अपराध कर देता है कि जिसका कोई कानून ही नहीं बना है तो फिर वो दोषी नहीं माना जाएगा। इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए कि IT एक्ट आया, जैसे मान लीजिए कि सूचना और प्रौद्योगिकी है, अभी पता चला कि सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित कोई हैकिंग या कुछ इस तरह का कानून ही नहीं है और कोई केस आ गया, तो वो उस कानून, जब कोई कानून ही नहीं है तो वो दोषी कैसे साबित हो सकता है? तो कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने किसी प्रचलित कानून यानी विधि का उल्लंघन न किया हो। तो ये 20 का पहला पॉइंट। 20 का दूसरा पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार न तो मुकदमा चलाया जा सकता है और न ही उसे दंड दिया जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति अगर एक हत्या करता है या 4 हत्याएं करता है तो उसकी सजा वही, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि एक हत्या के लिए उसको उम्र कैद मिल गया तो अब अलग अलग चारों हत्याओं के लिए उसको 4 बार उम्र कैद मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको एक ही बार, वो एक तरह का अगर कृत्य किया है तो एक ही, अगर चोरी किया है तो चोरी के लिए एक ही तरह की सजा होगी। ठीक है। तीसरा है लास्ट की, किसी भी व्यक्ति को उसके स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए यानी एविडेंस देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। जैसे फिल्मों में आप देखते थे
कि पुलिस जो है व्यक्ति को डरा धमका कर कहती थी कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो हम तुमको, तुम्हारे परिवार को कष्ट पहुंचाएंगे, गोली मार देंगे। ये सब फिल्मों में आपने देखा होगा, पुराने फिल्मों में ज़्यादातर रहते थे, आज भी कुछ फिल्मों में मिल जाएंगे। तो ये नहीं हो सकता, यानी अनुच्छेद 20 के तहत ये भी प्रोटेक्टेड है, ये भी आपका मूल अधिकार है। और वैसे भी पुलिस के सामने दी गई गवाही जो है वो कोर्ट मान्य नहीं करता, कोर्ट में दी गई गवाही ही कोर्ट मान्य करता है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 20 को भी आपने समझा, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 की बात करें तो ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसका भी दायरा अनुच्छेद 21 का बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं ये अनुच्छेद 19 से मिलता जुलता है। पहले इसको मैं आपको समझा दूं कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी जो कानून बना है उसी के तहत किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी तो उसने वो हत्या की है, तो इसके लिए कानून है कि हत्या के लिए अगर उसको फांसी दी जाएगी तभी, यानी कानून के तहत ही किसी व्यक्ति को ये उसके प्राण से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा वो अपराध माना जाएगा। ध्यान रखिए, आत्महत्या का प्रयास, आत्महत्या के लिए उकसाना, ये सब यानी आत्महत्या जो है वो अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार में शामिल नहीं है। ठीक है, यानी आत्महत्या भी एक अपराध की तरह देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में अनुच्छेद 21 को और भी व्यापक बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में किन किन अधिकारों को दिया है इसकी मैं थोड़ी चर्चा कर देता हूं। जैसे निजता का अधिकार, निजता का अधिकार जैसे फोन टैपिंग करना आपके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, देखिए हर एक अनुच्छेदों का युक्त निर्बंधन है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। सरकार देश हित में, देश की अखंडता और सुरक्षा के हित में ऐसा कर सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति, कोई निजी संस्थान इस तरह का नहीं कर सकता। तो निजता का अधिकार जो है आपकी ये मूल अधिकार है। इसके अलावा विदेश जाने का अधिकार जैसे अनुच्छेद 19(1) में था, वैसे ही अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है। एकांतता का अधिकार भी, एकांतता यानी आप एकांत में रहने, मान लीजिए कि आप कहीं बैठे हुए हैं अकेले कोने में जाके, अब 4 लोग आके कहें क्यों बैठे हो, हटो हटो, चाहे इस तरह की बातें, ठीक, और आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं और ऐसी जगह बैठे हैं जहां आप बैठ सकते हैं, तो एकांत में बैठना आपका मूल अधिकार है। इसी तरीके से जीविकोपार्जन का अधिकार मूल अधिकार है। यानी कहने का मतलब है कि आप अगर कोई फुटपाथ पर ठेला लगाते हैं या कोई छोटा मोटा काम करते हैं तो ये आपका मूल अधिकार है। सरकार आपके जीविकोपार्जन के लिए भी प्रयास करेगी। सरकार कुछ लोन वगैरह भी बांटती है, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए भी काम करती है। ये सब मूल अधिकारों की श्रेणी में आता है। इसके बाद से सड़क पर व्यापार करना, जैसा कि मैंने बताया, सड़क पर व्यापार करने का ये मतलब ये नहीं कि बीच सड़क पर व्यापार करना मतलब सड़क के किनारे जो जगह है वहाँ पर व्यापार करना। अगर सरकार वहाँ से हटाती है तो उनको उचित स्थान मुहैया कराना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार है। इसी तरीके से शिक्षा पाने का अधिकार मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। इस तरीके से निःशुल्क कानूनी सहायता, अगर आपके पास ये वकील नहीं है केस को लड़ने के लिए तो सरकार आपको वकील मुहैया कराएगी। इसी तरीके से आश्रय का अधिकार, स्लेटर का अधिकार, यानी आपको घर देने का अधिकार भी आपका, पाने का अधिकार भी आपका मूल अधिकार है। चिकित्सकीय सेवाएं पाने का अधिकार, सरकार मुफ्त सरकारी ये अस्पताल वगैरह चलाती है। निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है। इसी तरीके से प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार भी मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल है। अपनी पसंद के का वर या वधु चुनने यानी प्रेम विवाह का अधिकार भी मूल अधिकार है। परोक्ष इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया भी, इसको समझिए। अभी हाल फिलहाल भी ये काफी चर्चा में था। पैसिव, 2 प्रकार की यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु, एक एक्टिव और एक पैसिव। पैसिव जो होता है ये एक्टिव से अलग होता है।
पैसिव यूथनेशिया का मतलब है सम्मान के साथ मरने का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे बीमारी से ग्रस्त हो जिसमें उसकी जीने की कोई संभावना ही न बची और वो जीवन रक्षक प्रणालियों के द्वारा जीवित हो, जैसे मास्क लगा के, ऑक्सीजन देकर या कुछ इंजेक्शन, इस तरह से अगर जीवित हो, तो उस व्यक्ति को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार क्या अधिकार है? ये अपनी मृत्यु का अधिकार है, यानी सम्मान के साथ। ध्यान रखिए, मैंने यहाँ दोहराया पैसिव यूथनेशिया को समझिए। पैसिव का मतलब ये है यूथनेशिया। पहले तो आपने यही समझा कि यूथेनिया है क्या, ठीक, यानी ये इच्छा मृत्यु क्या है, ठीक। तो इच्छा मृत्यु और एक्टिव और पैसिव दोनों को, तो एक्टिव मैंने बताया है, ये पैसिव मैंने आपको बताया। एक्टिव मतलब ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत दर्द में है, अब वो बचने की उम्मीद भी कम है, छोड़कर दुनिया जाना चाहता है, वो कहता है कि भाई मुझे मृत्यु दे दो, तो उसको जो है कोई दर्द निवारक कोई ऐसा इंजेक्शन दे दिया जाए कि उसको दर्द ना हो, विष जहरीला इंजेक्शन बिना दर्द का धीरे धीरे मर जाए, ये सब एक्टिव है। ये नहीं हमारे देश में कानूनी है। पैसिव यानी कुछ जीवन रक्षक जो प्रणालियां हैं उस पर वो टिका हुआ है, तो वो हट जाए जीवन रक्षक प्रणालियां, तो वो एक सम्मानजनक मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इस तरीके से अनुच्छेद 21 है, ये सारी बातें। अनुच्छेद 21 में एक अनुच्छेद और जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21 क, जो कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है। यह 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये जो अनिवार्य शिक्षा है ये 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुई है, यानी लागू हुई है। तो ध्यान रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन जो है शिक्षा के अधिकार को न केवल मूल अधिकार बल्कि ये नीति निदेशक तत्वों और मूल कर्तव्य में भी शामिल करता है। तो इस तरीके से ये अनुच्छेद 19, 20 और 21 रहे, तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं अपने आप में, और इस पर मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से आपकी समझ भी विकसित होनी चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़ा इसको डिटेल में बताया। आपसे एक और अपेक्षा होनी चाहिए कि आप मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को करना शुरू कर दें। जो भी टॉपिक आपको कोरिलेट लगे, प्रीवियस ईयर PYQ को देखें मुख्य परीक्षा के, और उत्तर लिखना शुरू करें, ठीक। मुख्य परीक्षा से संबंधित उत्तर कैसे लिखे, इसके लिए मैं एक अलग से कड़ी लेकर आपके सामने आ रहा हूँ बहुत जल्द, और उसमें आपको मुख्य परीक्षा की पूरी सीरीज चलेगी, कैसे बेस्ट उत्तर लिखे, और साथ साथ उत्तर लेखन शैली के प्रतिदिन अभ्यास प्रश्न भी दिए जाएंगे, और कैसे उसको उत्तर लिखना है ये भी कराया जाएगा। तो ठीक है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, PDF और अन्य चीज़ें उसी पर आपको मिलेंगी। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही।